डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और उससे बेस्ड आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में लिमिट पढ़ी थी, और लिमिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला था, लिमिट z टेंस टू z0 f(z) बराबर में l। l यहाँ पर कोई परिमित राशि होती थी। इसका मीनिंग क्या था, z टेंस टू z0 की ओर अग्रसर है, और इस f(z) पर आपका कोई फलन है जो कि l की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए बच्चों, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका कोई बिंदु z0, क्योंकि हमारे पास जो z इज इक्वल टू हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, यानी इट मीन z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। कोई एग्जांपल ले लिया तो इससे पॉइंट क्या आएंगे आपके 3,4, इससे पॉइंट x, y। तो यहाँ से जो बिंदु होंगे वो इस तल पर विद्यमान होंगे। तो यहाँ हमने कोई बिंदु मान लिया z0, इस पर आपका क्या है, सम्मिश्र तल पर कोई विद्यमान एक बिंदु है। अब देखिए, इस बिंदु पर आप किन किन रास्तों से जा सकते हैं, आप विभिन्न रास्तों से आप इस z0 तक पहुंच सकते हैं। यानी इस z0 तक पहुंचने का मार्ग आप बोल सकते हैं कि हम z0 तक पहुंचने का मार्ग यानी उसका पथ क्या है, आपके अलग अलग हैं। यानी z0 तक हम पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों को अपना सकते हैं। तो यहाँ से जब हम z0 पर विभिन्न मार्गों से पहुँचते हैं, हम जब z0 पर विभिन्न मार्गों से पहुंचते हैं, तो इन मार्गों से पहुंचने पर इस लिमिट का मान आपका क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए या एक समान आना चाहिए। बच्चों क्या आना चाहिए आपका, अगर हम इस मार्ग से जाएं या इससे जाएं, किसी भी मार्ग से जाएं, तो इन मार्गों से पहुंचने पर हमें फलन का मान क्या आना चाहिए, इस l का मान क्या आना चाहिए आपका, अद्वितीय यानी एक समान आना चाहिए। क्योंकि हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं कि दाईं सीमा और बाईं सीमा आपकी दोनों क्या हैं, अगर बराबर आए, दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर दोनों बराबर आती हैं, तो उस स्थिति में हमारा क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिट करेगी। तो उसी केस में हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको ध्यान क्या रखना है कि z0 पर किसी भी मार्ग से आप पहुँचे, z0 पर आप किसी भी मार्ग से पहुँचे या किसी भी रास्ते से आप जाएँ, तो उस रास्ते से जाने पर हमेशा मान क्या आना चाहिए आपका, एक समान या अद्वितीय यूनिक आना चाहिए। यानी आपको मान क्या आना चाहिए, या तो इस रास्ते से जाइए या किसी भी रास्ते से जाइए, अनंत रास्ते आपके पास कितने रास्ते हैं, अनंत। और इन अनंत रास्तों से पहुंचने पर मान क्या आना चाहिए आपका, यूनिक आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिट करेगी, अन्यथा लिमिट एग्जिट नहीं करेगी। अब आगे बायां अवकलज क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास कोई फलन क्या होता था वहां पर y बराबर f(x), और कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम फंक्शन क्या लेते हैं, w इज इक्वल टू f(z). आपको बार बार यही फंक्शन यूज लेना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम फंक्शन क्या यूज लेंगे, w इज इक्वल टू f(z). तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, w इज इक्वल टू f(z), और यहाँ से आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू f(x). यहाँ हमने कोई पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू a, और यहाँ कोई पॉइंट क्या हो गया, z इज इक्वल टू z0 पर। यहाँ हम किस पर चेक कर रहे हैं, z इज इक्वल टू z0 पर डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु x इक्वल टू a हो गया, तो यहाँ पर हम उसका क्या निकाल रहे हैं, दायां अवकलज rf'(a), किसी बिंदु a पर। तो यहाँ पर rf' क्या आएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये आपका इसका क्या हो गया, दायां अवकलज। इसी प्रकार हम इसका बायां अवकलज लिखेंगे, LF'(a) क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। यानी हम क्या बोलते थे, रियल में आप बोलते थे कि अगर उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज अगर दोनों बराबर आए, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, दिया गया फलन अवकलनीय होगा। उसी चीज को हमें यहाँ पर बोलना है, आपको केवल चेंज क्या करना है वो देखिएगा। और एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे, यहाँ पर क्या पढ़ते थे कि f'(z), आप बिंदु ए ले रहे हैं यहाँ पर f'(a), तो f'(a) क्या होगा, लिमिट, अब यहाँ पर हमने कोई लिमिट ले ली, आपकी क्या ले ली, h टेंस टू 0 पर, f'(a) लिमिट h टेंस टू 0 पर हम क्या पढ़ते थे, f(z). यहाँ पर हम बोल देंगे आपका बिंदु क्या बोल देंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ a।
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ से हमने क्या लिखा बच्चों, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, z टेंस टू z0 पर अब आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में फॉर्मूला बनाना है, तो यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से जब देखिएगा यहाँ पर हमारी लिमिट क्या आएगी, x टेंस टू a की, यहाँ से लिमिट क्या आएगी, x टेंस टू a की। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा अवकलज हम दर्शा रहे हैं एफ डैश जेड से। तो यहाँ से जब हम एफ डैश जेड से डिनोट करेंगे इसके अवकलज को, तो एफ डैश जेड हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट, देखिए एक्स के स्थान पर, ए के स्थान पर तो हमने क्या रखा है z0, तो एफ जेड जीरो, एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, जेड टेंस टू जेड जीरो, क्योंकि ए का काम क्या कर रहा है हमारा ए का काम क्या कर रहा है आपका जेड जीरो, एक्स का काम क्या कर रहा है जेड, और ए का काम क्या कर रहा है जेड जीरो। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, z टेंस टू z0 लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ x का काम क्या कर रहा है z माइनस f ऑफ a का काम क्या कर रहा है z0, और नीचे डिवाइड किसका दे देंगे, z माइनस z0 का। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन के आया है। क्या किया हमने, केवल चेंज क्या किया है, a के प्लेस पर हमने क्या रखा है z0, और x के प्लेस पर हमने बच्चों क्या रखा है z। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, आपका फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव सॉल्व करने का, किस पॉइंट पर, z टेंस टू z0 पर। क्या फॉर्मूला आया बच्चों, f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ z0, एफ डैश z0। अब इस फॉर्मूले को यूज़ लेके हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपके दाएं अवकलज को यूज़ लेते हुए लिमिट। अब देखिए h टेंस टू 0 की जगह हमने लिमिट क्या ले ली, z टेंस टू 0 की, यानी डेल्टा z टेंस टू 0 की हम लिमिट ले रहे हैं। यहाँ से आप क्या लिख रहे हैं, f ऑफ a के स्थान पर आप क्या रखेंगे, z0 प्लस डेल्टा z, h के प्लेस पर हमें क्या रखना है, डेल्टा z माइनस f ऑफ z0, क्योंकि a के प्लेस पर हमें क्या रखना है यहाँ पर, z0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, एक फॉर्मूला क्या आ गया, एफ डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एफ ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों, देखिएगा आप दोबारा से सुनिएगा, हमने रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने यहाँ पर कोई बिंदु x इक्वल टू a ले लिया, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, इसका दायां अवकलज क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसी प्रकार इसका बायां अवकलज क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और पढ़ते थे, क्या होता था, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ से देखिएगा हमने क्या चेंज किया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में केवल कुछ चेंज नहीं किया है, आपने कोई फंक्शन क्या लिया है, w इज इक्वल टू एफ जेड। यहाँ से हमने क्या लिया, कोई बिंदु z इज इक्वल टू z0 लिया, आपने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई बिंदु z इज इक्वल टू z0, तो उसका डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा, यानी एफ डैश z0 क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव, इसको हम दर्शा सकते हैं dy dz से भी दर्शा सकते हैं बच्चों, dy dz एफ ऑफ z0। तो यहाँ से हमारे पास क्या सूत्र बना, इससे एफ डैश z0, a के स्थान पर हमने क्या रखा है, z0 रखा है, तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गया, z टेंस टू z0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0, क्या आ गया, z माइनस z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। इसी प्रकार हमने उसके दाएं अवकलज से क्या फॉर्मूला बनाया, a के स्थान पर हमने क्या रखा, z0, यहाँ पर h के स्थान पर हमने क्या ले ली, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 की, और यहाँ पर z0 प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये हमारे बार बार यूज होंगे। देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो हम ये चीज़ देखिएगा। अब देखिएगा आपका अवकलनीय कब होगा, देखिएगा सवाल आपसे जब पूछेगा, सवाल में आपसे कहेगा अवकलनीय कब होगा सवाल, तो आप कहेंगे उसका जब डेरिवेटिव विद्यमान हो,
यानी आपसे कहे अवकलनीय कब होगा, अवकलनीय कब होगा, तो आप बोलेंगे अवकलनीय जब होगा जबकि उसका क्या हो, डेरिवेटिव विद्यमान हो, डेरिवेटिव विद्यमान हो। और देखिए बच्चों, डेरिवेटिव विद्यमान होने के लिए, डेरिवेटिव विद्यमान होने के लिए उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी अद्वितीय होनी चाहिए। यानी आपकी, अगर हमारा ये मेन पॉइंट है, आपका क्या कह रहे हैं, अवकलनीय कब होगा, अवकलनीय जब होगा जब उसका डेरिवेटिव विद्यमान हो। और डेरिवेटिव कब होगा, जबकि लिमिट एग्जिट करे, किस पॉइंट पर, z टेंस टू z0 पर या डेल्टा z टेंस टू 0 पर। क्योंकि हम लिमिट में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर z टेंस टू z0 से जाएं, यानी आप किसी भी रास्ते से जाओ, आप किसी भी रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाने पर उसका मान क्या आना चाहिए, आपका समान आना चाहिए। यानी आप किसी भी मार्ग से अगर आप जाते हैं और उस मार्ग से जाने पर उस लिमिट का मान क्या है, आपका समान आए या एक समान आए या अद्वितीय आए, तो उस स्थिति में हमारी लिमिट क्या करेगी, एग्जिट करेगी। और अगर लिमिट एग्जिट करती है तो उस स्थिति में उसका डेरिवेटिव विद्यमान होगा, और अगर आपका डेरिवेटिव विद्यमान होगा तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, यदि दिया गया फलन w = fz अवकलनीय कब होगा, अवकलनीय जब होगा जबकि उसका डेरिवेटिव विद्यमान हो। और डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा, जबकि उसकी लिमिट एग्जिट करे, किस पॉइंट पर, z टेंस टू z0 पर या डेल्टा z टेंस टू 0 पर। किसी भी मार्ग से हम अगर जाएं, उस मार्ग से जाने पर उसकी लिमिट क्या करे, एग्जिट करे, यानी उन मार्गों से जाने पर हमारा मान क्या है, आपका समान आए, तो उस स्थिति में हमारा फलन क्या होगा, आपका अवकलनीय होगा। देखिएगा बच्चों, इससे बेस्ड हम अगला एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम यूज लेना सीखते हैं एग्जाम्पल से, जो कि आपका 20 सालों में 10 बार रिपीट हो चुका है। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 20 सालों में से 10 साल में रिपीट, कई बार रिपीट हो चुका है 10 सालों में। तो यहाँ से देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, आपसे प्रदर्शित करो कि फलन fz = mod z² सभी जगह संतत है, परंतु इसका अवकलज केवल मूल बिंदु पर विद्यमान है। तो यहाँ से देखिएगा हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको fz = mod z², हमें फलन क्या दिया हुआ है, fz = mod z²। बच्चों आपको ध्यान रखते हुए सवालों को करना है और सवालों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब जाके आपका कोर्स आपके एडजस्ट होगा। देखिए आपसे फलन क्या कह रहा है, fz = mod z²। देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, सभी जगह संतत है। तो यहां से हमें क्या करना है, आपको संतत दिखाना है। तो हमने क्या मान लिया, माना फलन fz क्या है आपका, आपको दिया हुआ है z mod z², गिवन है ये आपको, क्या गिवन है, fz = mod z², जहां z हमारा z किसका फंक्शन होता है, x + i y का, और x और y किसको बिलोंग करते हैं, आपके रियल नंबर्स को। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, x + i y का फलन है, तो यहाँ से हम इसको mod z² फंक्शन में रखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या लिखने में आएगा, x² + y² का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका क्या ले लिया, z का मापांक ले लिया। और मापांक क्या होता है, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x² + y² आएगा। तो यहाँ पर हमें फलन क्या प्राप्त हो रहा है, fz = x² + y²। तो यहाँ से हमें देखने पर पता क्या चल रहा है कि जो दिया गया फलन है आपका क्या है, बहुपदीय फलन है। आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया फलन, यानी जो कि बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो सर्वत्र संतत होता है, जो सर्वत्र संतत होता है। अब देखिएगा, आपने संतत प्रूफ कर चुके हैं, जो सभी जगह क्या होता है, संतत। पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे कह रहा है परंतु इसका अवकलज केवल मूल बिंदु पर विद्यमान होता है, यानी इसका डेरिवेटिव केवल आपका किस पर होता है, मूल बिंदु पर। अब आपको ओरिजिन पर दिखाना है, तो ओरिजिन पर दिखाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखिएगा आपको बच्चों, हमें इसका अवकलनीयता प्रूफ करनी है। और हम अवकलनीयता किस पर प्रूफ कर रहे हैं, कोई बिंदु z पर, z टेंस टू 0 पर। तो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
आपका फलन क्या हो गया, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। क्या था आपका, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा यूज ले रहे हैं, मूल बिंदु वाला, जेड टेंस टू जीरो वाला, जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से ये फॉर्मूला यूज ले रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की और एफ जेड की। जो आपको एफ जेड गिवन है, एफ जेड यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या है बच्चों, हमारे पास मॉड जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। देखिएगा इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से एफ डैश जेड हमारा क्या निकल के आएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो मॉड जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। आगे देखिएगा बच्चों, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जेड इंटू जेड बार। इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को आप जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो हमारे पास क्या आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू में जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड इंटू जेड बार, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल जेड। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, चूंकि हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार क्या हो जाएगा, जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार। हमने इसको बार को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो यहाँ से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर क्या आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू में जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड इंटू जेड बार डिवाइडेड बाय डेल जेड। अगली स्टेप में आपने इनका ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर क्या आएगा, जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू में डेल्टा जेड बार, और माइनस का जेड जेड बार आपने एज इट इज उतारा। यहाँ से आपने किसका डिवाइड दे दिया, डेल्टा जेड का। यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, जेड इंटू जेड बार आपका कैंसिल होता है, आपका रिमेनिंग क्या बचता है, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। देखिएगा हम बच्चों डेल्टा जेड का आप क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से जब डेल्टा जेड का भाग देते हैं तो क्या बनेगा, जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ आप जब डिवाइड देंगे तो डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका रिमेनिंग जेड बार, और यहाँ से जब डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, डेल जेड बार। अब देखिएगा बच्चों हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की लिमिट हो गई, ये आपका फंक्शन बनता है। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों आगे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की लिमिट है। अब देखिए आप इसको दोबारा से समझिएगा, हमने लिमिट में आपसे बोला था, क्या बोला था, अगर हमें डेल्टा जेड टेंस टू जीरो यानी आपको मूल बिंदु की ओर जाना है, आपकी लिमिट क्या है, मूल बिंदु की ओर, यानी डेल्टा जेड किसकी ओर अग्रसर है, टेंस टू जीरो की ओर। अब हमें सिर्फ जीरो की ओर जाना है। अब इस जीरो की ओर जाने के लिए आपके पास, आप बोलेंगे सर हमारे पास अनंत रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। हम इन अनंत रास्तों से जीरो तक पहुंच सकते हैं। आपका यही आंसर होगा। क्या कहेंगे अगर आपसे कहें कि हमें मूल बिंदु की ओर अग्रसर होना है, तो मूल बिंदु की ओर अग्रसर होने के लिए आप कहेंगे सर हमारे पास कितने रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। देखिए इन अनंत रास्तों से जब आप मान निकालोगे तो मान निकालना हमारा डिफ़िकल्ट है। तो हमने इसके लिए इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया कि कोई दो रास्ते मान लिए। हमने क्या मान लिया, इस ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हमने क्या मान लिए, दो रास्ते मान लिए। क्या मान लिया, दो रास्तों में एक तो एक्स एक्सिस मान ली और एक वाई एक्सिस मान ली। यानी इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, या कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो कि आपका मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो, तो उसके लिए हमने क्या मान लिए, दो रास्ते क्या मान लिए, एक तो आपका एक्स एक्सिस हो गया और एक क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पर कितने केस लेने पड़ेंगे बच्चों, दो केस। पहला केस क्या लेंगे, जबकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो किसकी ओर अग्रसर हो, एक्स अक्ष की ओर,
यानी x अक्ष से किसकी ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। और दूसरा केस क्या लेंगे, यानी आपका डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर y अक्ष से क्या हो, आपका शून्य की ओर अग्रसर हो। तो देखिएगा हम क्या ले रहे हैं, दो केस बना रहे बच्चों। सीधी चीज़ है, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए, सवालों को सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं है इनमें, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब आपके सीख जाएंगे। तो केस फर्स्ट, यहाँ से पहला केस क्या बनाया, जब डेल्टा जेड टेंस टू 0, क्या बनाया आपने, जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया, जब डेल्टा जेड क्या हो, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। तो देखिएगा बच्चों, डेल्टा जेड हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहां से हमें क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो। और जब भी हमें पता है, जब भी कोई आपका एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर होगा तो उस स्थिति में आपका डेल वाई क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से जब डेल वाई 0 होगा तो हमारे पास क्या लिखने में आएगा, डेल जेड कितना हो जाएगा, डेल एक्स। अब डेल जेड आपका डेल एक्स हो गया, तो यहां से हम डेल जेड बार और निकाल के रख लीजिए बच्चों, क्योंकि हमें डेल जेड बार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो डेल जेड बार क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स, क्योंकि वास्तविक संख्या का बार क्या आता है, वही स्वयं आता है, डेल्टा एक्स आएगा। यहां से हमारा एफ डैश जेड 0 चल रहा है, एफ डैश जेड आप इस मान को रखिएगा इसमें। तो यहां से एफ डैश जेड कितना आएगा आपका, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब देखिए हमने लिमिट किसकी लगा दी, डेल्टा जेड के स्थान पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा जेड के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ से देखिए जेड के प्लेस पर जेड, डेल्टा जेड बार के स्थान पर डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड के स्थान पर डेल्टा एक्स, प्लस जेड बार एज इट इज डेल्टा जेड बार के स्थान पर डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटता है। आप जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की लिमिट रखेंगे तो यहाँ से डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश जेड कितना आ रहा है आपका, जेड प्लस जेड बार। आप नाम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा अब हम सेकंड केस बनाते हैं बच्चों। सेकंड केस क्या बनेगा हमारा, जब डेल्टा जेड क्या बनेगा आपका सेकंड केस, जब डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। देखिएगा अब शून्य की ओर अग्रसर हो तो इस स्थिति में हम वही चीज बोलेंगे, डेल्टा जेड किसके बराबर है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के। यहाँ पर डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ पर हम डेल्टा जेड क्या लिखेंगे, आयोटा डेल वाई, और डेल्टा जेड बार क्या लिखेंगे, माइनस के आयोटा डेल वाई, क्योंकि आप जानते हैं काल्पनिक संख्या का आप अगर बाल लेंगे तो उसका क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ से जब आप वैल्यूज को पुट करते हैं एफ डैश जेड में, तो यहाँ लिमिट किसकी लगेगी, डेल्टा वाई टेंस टू 0 की लिमिट लगेगी। यहाँ से आप जब बच्चों देखिएगा आप मान रखेंगे तो जेड इंटू डेल्टा जेड बार के स्थान पर माइनस के आयोटा डेल वाई रखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे, आयोटा डेल वाई। जेड बार आपका एज इट इज रहेगा और डेल जेड बार के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस के आयोटा डेल वाई। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डेल वाई से आयोटा डेल वाई कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। आप जब लिमिट लगाएंगे डेल्टा वाई की तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या रिमेनिंग बचेगा, जेड बार माइनस जेड, क्योंकि ये माइनस का होगा, जेड बार प्लस का है तो प्लस वाली संख्या को हमने आगे लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों इससे हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि आपका किसी बिंदु जेड पर, हमारा क्या पता चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने से, कि किसी बिंदु जेड पर आपका फलन क्या आया है, आपका अवकलनीय नहीं है।
क्योंकि दोनों मान आपके क्या नहीं है, समान नहीं है। इससे मान क्या आ रहा है हमारा z प्लस जेड बार, और इससे मान क्या आ रहा है जेड बार माइनस जेड। तो ये दोनों मान क्या है आपके अलग अलग हैं, यानी आपके दोनों मान क्या है आपके डिफरेंट है। तो इन दोनों मानों के डिफरेंट है, तो इन मानों से आपको देखने से क्या पता चल रहा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन आपका क्या है एफ डैश जेड, जो कि आपका दिया गया फलन यानी एफ डैश जेड क्या है आपका अद्वितीय नहीं है, अतः एफ डैश जेड क्या होगा, बिंदु जेड पर अवकलनीय नहीं है। यानी हमारा क्या पता चल रहा है, जो एफ डैश जेड है वो क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। यूनिक कब होता है, जब दोनों मान क्या आ जाते हैं आपके समान, और जब दोनों मान आपके समान आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, एफ डैश जेड आपका क्या है, बिंदु जेड पर अवकलनीय है। लेकिन यहाँ पर दोनों मान क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, और इन अलग अलग मानों के कारण यहाँ पर एफ डैश जेड क्या नहीं है आपका, अद्वितीय नहीं है। जब अद्वितीय नहीं है तो आपको आगे पूछ रहा है कि इसका अवकलज केवल मूल बिंदु पर विद्यमान है। तो यहाँ पर हम इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, यदि हमारे ये दोनों अवकलज अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यदि आपके दोनों अवकलज हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, जेड बार माइनस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। तो हमने जब दोनों को बराबर कर दिया, जेड बार से जेड बार आपका कैंसिल होगा, यहाँ से क्या जाएगा, जेड और जेड आपके क्या हो जाएंगे, 2z बराबर 0, इट मीन्स जेड बराबर 0। क्या आ गया आपका, जेड बराबर 0। तो हमें इससे रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि आपका फलन मूल बिंदु पर क्या है आपका अवकलनीय है, यानी एफ डैश जेड जो है वो आपका जेड इज इक्वल टू 0 पर क्या है, यूनिक है। यानी हमारा जो एफ डैश जेड है वो क्या है आपका, जेड इज इक्वल टू 0 पर अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों है, क्योंकि वो आपका जेड इज इक्वल टू 0 पर आपका फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। तो हमें यहाँ से इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको हमने संतत दिखाया, संतत दिखाने के बाद आपने उसको अवकलनीय दिखाया, अवकलनीय दिखाने के लिए हमने उसका फॉर्मूला यूज़ लिया, और फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमने दो केस बनाए और एक्स एक्सिस के अनुदिश, दूसरा केस क्या बनाया, वाई एक्सिस के अनुदिश, जहाँ हमें देखने पर पता क्या चला, एफ डैश जेड आपका क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मान आपके क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है, यानी समान नहीं है। समान नहीं है तो उस स्थिति में आपका फलन बिंदु जेड पर आपका क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, लेकिन फलन जेड इज इक्वल टू 0 पर क्या है, अवकलनीय है। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।